हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड के चंद डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को। तो हमें फिर से वापस लौटना पड़ेगा हिस्ट्री के उस वाले पार्ट में जहाँ से गढ़वाल वाला हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होता है। लेकिन उससे पहले कि हम वहाँ जाएँ तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो चंद एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि चंद शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया उत्तराखंड में, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक साउंड सिस्टम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है। उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज। तो आज का टॉपिक है चंद किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जितने भी किंगडम या जितने भी साम्राज्य हमने पढ़े हैं उसमें राजा ही प्रशासन की धुरी होता है। इन दिस केस ऑल्सो द किंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक एनी अदर किंगडम। इतिहास में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो राज्य की जो भूमि हुआ करती थी वो प्रत्यक्ष रूप से राजा के अंतर्गत आती थी। द क्राउन लैंड है, राज्य की भूमि का जो मालिक होता था वो स्वयं कौन होता था? राजा होता था। चंद किंगडम की बात हो रही है, कुमाऊं में जो था, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन है, वो जाहिर सी बात है कि राजा के चारों तरफ घूमता था, धुरी था वो राजा उसका। सो किंग वॉज असिस्टेड बाय हिज युवराज दैट इज प्रिंस, और उसकी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो इन्हीं मंत्री परिषद की सलाह मशवरे पर राजा कार्य करता था, जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेशल अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं देखा। इसमें फॉर्मेट जो है किंगडम का वो ऐसा ही होता है और यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक। किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कंसिस्ट ऑफ एडवाइजर्स। जो राजा की मंत्री परिषद होती थी उसमें कुछ सलाहकार भी होते थे, और उनके पथ प्रदर्शन को मानकर कह सकते हैं कि राजा कार्य करता था। और जो एडवाइजर्स थे वो मेहरा और फर्त्याल सरनेम वाले लोग हुआ करते थे। हम कह सकते हैं कि गुटबाजी यहाँ भी थी। कभी कभी हम देखते हैं कि मेहराव और फर्त्यालों का कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रभाव था प्रशासन में, और जोशियों का भी हुआ बाद में, ठीक है। तो इन लोगों की नियुक्ति में हम ऐसे पदों पर होते हुए देखेंगे, महारा और फर्त्याल। कोर्ट ऑफ किंग वॉज एडोर्न्ड बाय टीचर्स। अब देखेंगे राजा के दरबार में कौन कौन लोग बैठा करते थे। राजा के दरबार में कई लोग बैठा करते थे, कई सारे विद्वान बैठा करते थे, सलाहकार बैठा करते थे, युवराज बैठा करता था, मंत्री परिषद के जो बड़े मंत्री हुआ करते थे वो बैठा करते थे, जैसा कि हम लोगों ने बाकी हिस्ट्री में समझा है चीज़ों को। तो ऐसे ही चंद किंगडम के दरबार में भी कई सारे विद्वान बैठा करते हैं, जिसमें टीचर्स हैं यानी कि गुरु कह सकते हैं आप, पुरोहित बैठता था वहाँ, वैद्यों का भी जिक्र मिला है ना, डॉक्टर्स जो होते थे वो बैठते थे, लेखक कैलीग्राफर, और जो ताम्रपत्र के जो पट्टारक होते हैं वो भी बैठा करते थे। पोस्ट ऑफ दीवान, जो दीवान का जो पद है वो आमतौर पर किसको दिया जाता था? जोशियों को दिया जाता था। जोशी वाले सरनेम वाले व्यक्तियों को दिया जाता था, अर्थात ब्राह्मण, ठीक। जो दीवान का पद था, जाहिर सी बात है कि ये काफी महत्वपूर्ण होता होगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो अत्यधिक महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे उन दिनों, ये कह सकते हैं कि हायरार्किकल थे, है ना, वंशानुगत बन चुके थे इसका पद। और जो मीर बख्शी जो है, जिसको मीर बख्शी कहते हैं, मुगल वाले पीरियड में जो मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था, उसका पद भी क्या था? इनके समय में वंशानुगत बन चुका था। जब जब चीज़ें वंशानुगत होती हैं तब तक चीज़ों में कमजोरी आती है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अलॉन्ग विद दीवान वी ऑल्सो हैव अ रेफरेंस ऑफ अदर मिनिस्टर्स। दीवान के अतिरिक्त कई और मंत्रियों का उल्लेख मिलता है हमको, जिनकी संख्या लगभग 10 बताई गई है। एंड सेक्रेटरी, उसमें कुछ सचिव भी हुआ करते थे। एंड दे वर अलॉटेड विद लैंड इन ल्यू ऑफ देयर सैलरी, अर्थात ये जो मंत्रीगण हुआ करते थे इनको वेतन नहीं मिलता था, नकद नहीं मिलता था कुछ भी, और उसके एवज में क्या मिलती थी? लैंड मिलती थी, अर्थात भूमि मिलती थी। तो ये सारी बातें आपको कुछ याद नहीं दिला रही हैं कि दिल्ली सल्तनत में भी ऐसे होता था, है ना। जैसे कि जो इख्ता भूमि हुआ करती थी, इख्तेदार जो हुआ करते थे, उनको भी एक भूखंड दे दिया जाता था,
ठीक है, उनके वेतन के एवज में, और उससे उनको क्या करना पड़ता था, अपना खर्चा चलाना पड़ता था। कुछ उस तरह की बातें याद आ रही हैं हमको। अब देखिए, क्योंकि इन शासकों को कत्यूरियों के द्वारा कह सकते हैं कि शासन सत्ता इनके हाथ में आई थी, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था कत्यूरों के समय में रही होगी, कुछ पार्ट उसका कंटिन्यू इनके समय में भी रहा होगा। और साथ ही साथ इनके जो समकालीन जो मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे, उसका भी प्रभाव हमको इनके प्रशासन में देखने को मिलता है। ओके, कुंवर यानी कि जो पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र अक्सर क्या होता था, सक्सेसर माना जाता था। प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। राजा के बिल्कुल बगल में बैठता है, कई मामलों में राजा से सलाह मशवरा भी करता है। कॉल्ड एज कुंवर, क्या कहा जाता था इसको, या तो कुंवर कहते थे या गुसाई कहते थे, राजाओं के पुत्रों को, ज्येष्ठ पुत्र को। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें जाननी होगी प्रिंस के बारे में या कुंवर के बारे में, लैंड विच इज डोनेटेड कॉल्ड राउत। राउत भूमि किसको दी जाती थी, सैन्य अधिकारियों को। और इस समय जब कोई भूमि दी जाती थी तो प्रिंस जो होता था, यानी कि जो गुसाई होता था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस होता था। और यहाँ पर हमको ये भी उल्लेख मिलता है, कभी कभी इस प्रकार की भूमि खुद गुसाई या प्रिंस के द्वारा भी डोनेट करी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ इसके जानने जैसे, ये आपको याद रखने होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी साम्राज्य की तरह, साम्राज्य का विभाजन जो उसकी हायरार्की है ये देखनी जरूरी है। जैसे कि हम इंडिया देश की बात करें तो इंडिया राज्यों में बटा हुआ है। राज्य किसमें बटे हुए हैं, मंडल में बटे हुए हैं। मंडल किसमें बटा हुआ है आज, जिले में। जिले तहसील में, तहसील ब्लॉक्स में, ब्लॉक किसमें, गांवों में। इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है ये हमको यहाँ भी देखने को मिलती है। तो साम्राज्य किसमें बटे हुए थे, मंडल में। मंडल बटे हुए थे किसमें, देश में। देश बटे हुए थे परगने में। इनफैक्ट परगने बटे हुए थे किसमें, गरखे में। परगना और गरखा अलग अलग चीज़ है। और सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी पूरे साम्राज्य की, वो होती थी क्या, गांव। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो है गरखा, और पूरे देश की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, साम्राज्य की, वो विलेज है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये याद रखना आप। मोस्ट ऑफ द चंद रूलर व्हेन डिफीट्स देयर एनिमी, जब जब कोई चंद शासक अपने शत्रुओं को पराजित करता था, तो जाहिर सी बात है कि शत्रु कोई ऐसे वैसे तो रहते नहीं होंगे, वो भी किसी के राजा रहते होंगे। तो ऐसे शत्रु जब हारते थे और जिस देश के वो राजा होते थे, उस देश को जो जीता हुआ राज्य है उसमें मिला लिया जाता था, और उसी हारे हुए राजा को वहाँ का सामंत बना देते थे, अर्थात एक अधीनस्थ शासक, या हम कह सकते हैं कि एक सबऑर्डिनेट रूलर। तो यही किस्सा हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। इनको क्या कहा गया है, सामंत। ये सारी चीज़ें भी हमें पहले की याद दिलाती हैं। जैसे कि गुप्ता एम्पायर में हम समुद्रगुप्त के समय में देखते हैं कि कैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित करने के बाद उनका ग्रहण नहीं किया, और उनको पराजित करने के उपरांत अपना अधीनस्थ शासक बना लिया है। और इस प्रकार के अधीनस्थ शासक एनुअल ट्रिब्यूट पे करते थे, अर्थात वार्षिक कर देते थे। और दूसरी बात ये होती थी कि उन राजाओं को अपने पुत्र या पुत्रियों का विवाह गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही करना पड़ता था। ये बात है गुप्ता साम्राज्य की। और उनको कर भी देना होता था। इसमें एक मिक्सचर हमको ये भी नजर आता है कि ये सामंत लोग क्या हुआ करते थे, दीज सबऑर्डिनेट्स वर रिक्वायर्ड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू द किंग। ये बात तो हमने कर ली। साथ ही साथ जब राजा किसी युद्ध में जा रहा हो, किसी कैंपेन में जा रहा हो, तो राजा को क्या करना होगा, सॉरी इन अधीनस्थ शासकों को क्या करना होगा, इन अधीनस्थ शासकों को अपनी सेना राजा की सेना में मिला लेनी होती थी। ये हमें याद दिला रहा है इक्ता सिस्टम की, जो दिल्ली सल्तनत में चलती थी इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही सारी चीजें इनके समय में भी कंटिन्यू थी। तो ऐसी कोई अनोखी चीज हमको देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। ठीक है, इट वॉज बेस्ड ऑन द सेम लाइन्स, जैसा कि प्राचीन काल में हिंदू शासक और मध्यकाल में हमारा जो मुस्लिम शासक था, जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन हमको वहां देखने को मिलती है, लगभग वैसा ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबऑर्डिनेट रूलर्स वर आल्सो रिक्वायर्ड टू असिस्ट किंग इन ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। सैन्य अभियानों में इन अधीनस्थ शासकों को अपनी सेना
राजा को देनी होती थी और साथ में चलना पड़ता था। इन सम रीजन दे वर कॉल्ड एज ठक्कुर। इन अधीनस्थ शासकों को कई स्थानों में ठक्कुर कहा गया है या ठाकुर कहा गया है। मंडल बटा हुआ था देश में, ऐसे कई सारे देशों का उल्लेख मिलता है हमको। तल्ला देश, मल्ला देश, माल देश, खड़ग देश, ऐसे क्या थे, कई सारे देश रहे होंगे। और देश किस में बटे होते थे? परगने में। परगने में 2 अधिकारी होते थे, सिविल ऑफिसर और एक मिलिट्री ऑफिसर। ठीक, मिलिट्री ऑफिसर को कानून व्यवस्था बना के रखनी होती थी, ये आप जानते ही हैं। सिविल ऑफिसर जो परगना का था उसको कहते थे सिरदार या सिकदार भी कहते हैं। परगने को भी किस में बांटा गया था? गरखे में। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, गरखा, गरखे। ठीक है, और कुछ स्थानों में गरखों को पट्टी या कुछ और नाम से पट्टियां भी कहा गया है। काली कुमाऊं वाले रीजन में गरखे को क्या कहा गया है? पट्टी। और इस गरखे का जो मुखिया हुआ करता था या मुख्य ऑफिसर जो होता था उसको कहते थे हम नेगी। नेगी वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ गरखे। लेकिन नेगी सुन के ये मत समझ लीजिएगा कि ये किसी जाति विशेष की बात हो रही है। नेगी दरअसल एक हुआ करता था पद, यानी कि पोस्ट। ठीक है, नेगी वॉज द नेम ऑफ पोस्ट एंड इज नॉट शोइंग एनी जाति, क्लास की बात नहीं हो रही है। ओके, दे रिसीव्स नेग इन रिटर्न ऑफ द ड्यूटीज। ये जो भी दायित्व अपना पूरा करते थे उसके बदले इनको नेग दिया जाता था। नेग पाने वाले अधिकारी नेगी कहलाए। बाद में आज की डेट में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कईयों के सरनेम नेगीज होते हैं, तो नेगी आर सपोज टू बी द क्षत्रिय क्लैन। ओके, तो ये बाद में कभी जो पोस्ट हुआ करती थी बाद में वो क्लास बन गई। ठीक, अच्छा, लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉज विलेज। जो गांव का जो शासन था उसमें हम देखते हैं कि जो वरिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे उनको दायित्व सौंपा जाता था, जिनके लिए सयाना या बूढ़ा शब्द का इस्तेमाल करा गया है। सयाना और बूढ़ा, इनको कुछ सैन्य कह सकते हैं कि इनको जुडिशियल पावर्स भी दी गई थी, अर्थात इनको न्याय करने का भी अधिकार था अपने क्षेत्र में। और इनका जो दरबार लगता था, जो न्यायिक जो कोर्ट लगती थी, इसको कहा गया है बूढ़ा चौड़ा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बूढ़ा चौड़ा से आप क्या समझते हैं चंद किंगडम के संदर्भ में, तब आप कहेंगे ये उस न्यायपालिका या कह सकते हैं कि जुडिशरी का नाम है जो सयाना और बूढ़ाओं के द्वारा गांवों में लगाई जाती थी। तो ये जुडिशियल ऑफिसर की तरह भी काम करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। सयाना को दस्तूर मिला करता था इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अनाज के रूप में इनको दस्तूर मिलता था इन सयाना और बूढ़ों को। रेट ऑफ टैक्स जो था टोटल प्रोड्यूस का वो क्या था? 1/6, और 1/6 वाले पार्ट को एक टर्म से यूज किया गया जिसका नाम है गल्ला छेड़ा। क्या नाम है? गल्ला छेड़ा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि गल्ला छड़ा का संबंध किस चीज़ से है, तो आप कहेंगे रेट ऑफ टैक्स से है, जो कितनी हुआ करती थी? 6। छेड़ा का मतलब 6 से है। ओके, तो ये हमने आज जनरल डिस्कशन किया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और लगभग वही फॉर्मेट हमको नज़र आता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाकी देश के बाकी हिस्सों के राज्यों में नज़र आता है ना। राजा मुखिया है, मंत्री परिषद है, राजकुमार है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा देश मंडल, देश, परगना, गरखे में बटा हुआ है। तो ये जो हायरार्की है ये हमको लगभग कॉमन सी नज़र आई, कुछ अपवादों के साथ, जैसे कि कुछ हमें वर्ड्स मिलते हैं सयाना, बूढ़ा, बूढ़ा चौरा, ठीक, और इसी तरीके से गल्ला छेड़ा। ये रेट ऑफ टैक्स क्या था? 1/6 था। जाहिर सी बात है कि हर जगह चीज़ें सिमिलर नहीं होंगी, लेकिन लगभग काम करने का तरीका, जो वर्क फंक्शन है, वो सभी साम्राज्यों का एक जैसा ही रहा है ना। सभी राजाओं ने टैक्स वसूला, इन्होंने भी वसूला। तो इनके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे उनके बारे में पढ़ लेंगे, और क्या इनकी कोई गुप्तचर व्यवस्था थी या नहीं इसके बारे में भी जान लेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी भी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।